बच्चों, अब तक आपने गुप्त वंश के साम्राज्य के बारे में पढ़ा, राजाओं के बारे में पढ़ा। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त जैसे महान महान राजाओं के बारे में पढ़ा। इन राजाओं ने अपने गुप्त काल में और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, हम पढ़ेंगे। अब हमारा आज का टॉपिक होगा गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन से सिक्के चलाए, इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें, साहित्य वगैरह लिखवाया, और उसके अलावा इनके समय में कौन कौन महान महान रचयिता आए, और उसके अलावा इनके समय इतिहास में और क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए वो हम पढ़ेंगे। तो आइए, सबसे पहले भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गुप्त सम्राट वैदिक धर्म को मानने वाले हैं। वैसे ये हिंदू धर्म के हैं, लेकिन इन्होंने इसी समय हिंदू धर्म के अंतर्गत वेदों के बारे में अध्ययन किया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया। इन्होंने बौद्धों और जैन धर्म को आश्रय दिया। लेकिन एग्ज़ाम का 1 नंबर का क्वेश्चन है कि किसके समय चीनी यात्री फायान भारत आया। तो चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय में आया। और फायान ने अपनी पुस्तक में लिखा कि इस समय गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य जो था वो सुशासित था। यहाँ अपराध बहुत कम होते थे और बहुत ही कम भार था। ठीक है, साथ ही राजकाज की भाषा संस्कृत थी। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कौन है? एकमात्र कालिदास। ठीक है, राजकाज की भाषा कौन सी थी? राजकाज की भाषा संस्कृत है। और अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम क्या है यहाँ पे? रघुवंशम आपका है महाकाव्य। तो रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता एकमात्र कौन है? रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता आपके हैं कालिदास। ठीक है, कालिदास। उसके बाद मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के नाटक के लेखक है शूद्रक। ठीक है, इसके बाद आता है आपका मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस के जो है लेखक आपके विशाख दत्त को माना गया। और ऐसे ही महान अमर सिंह जैसे योद्धा भी इस गुप्त वंश के अंतर्गत आए हैं। फिर आता है आपका रामायण, महाभारत और मनु संहिता अपने इसी गुप्त काल में सामने आई थी। गुप्त काल में आपके महान महान कौन व्यक्ति है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे महान व्यक्ति। और ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिर्विज्ञान का भी इसमें, गणित और ज्योतिर्विज्ञान का भी इसमें विकास बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, दशमलव प्रणाली भी इसी समय इसका आविष्कार हुआ था, दशमलव प्रणाली का गुप्त काल में, और जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक चली गई थी। साथ ही इस गुप्त काल के अंदर या इस गुप्त वंश के दौरान, साम्राज्य के दौरान वास्तुकला, चित्रकला और धातुकला तीनों के प्रमाण मिले। झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की गुफाओं, और दिल्ली में, ये इम्पोर्टेंट है, दिल्ली का मेहरौली का लोहा स्तंभ। ठीक है, उसके अलावा नालंदा में 80 फुट की ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिली। और सुल्तानगंज में 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा मिली है। तो ये गुप्त वंश के ही मुख्य स्रोत हैं। फिर से सुन लीजिए, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति मिली है नालंदा में। ठीक है, नालंदा आपका बिहार में आता है। और सुल्तानगंज में मिली है आपकी 7.5 फुट ऊंची तांबे की बुद्ध की मूर्ति मिली है। तो 7.5 फुट ऊंची, और नालंदा में 80 फुट ऊंची मूर्ति बुद्ध की मिली है, वो भी तांबे की। और उसके बाद इम्पोर्टेंट था दिल्ली में मेहरौली का लोहा स्तंभ। इसकी खास बात क्या है लोहे स्तंभ की? कि इस पर आज तक कभी जंग नहीं लगा। इतनी बरसात, तूफान सब आए, लेकिन आज तक ये वैसा का वैसा ही है जब ये स्थापित किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर आज तक जंग नहीं लगा है ये क्योंकि पुस्तकों में लिखा हुआ है कि केवल भारतीय ऐसे थे जिन्हें लोहा गलाने की जो विशेष प्रक्रिया है उसकी नॉलेज केवल भारतीयों को ही थी। तो ये वास्तव में भारतीयों के ज्ञान का प्रतीक है। दिल्ली का लोहा स्तंभ देखने लायक है। ये सब हमें यहाँ से मिले। ठीक है, इसके बाद आता है आपका गुप्तकालीन समाज। तो गुप्तकालीन समाज के बारे में पढ़ लेते हैं कि इस समय समाज की स्थिति कैसी थी। क्या महिला शिक्षा प्रचलित थी? महिलाओं को सम्मान प्राप्त था? और क्या इस समय तीनों जाति जो ब्राह्मण, शूद्रक और ये जो चारों वर्ण हैं, क्या इनके व्यवसाय क्या थे? इनका समाज कैसा था? आइए पढ़ते हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में बटा हुआ है। कितने वर्णों में? 4 वर्णों में। तो गुप्तकालीन 4 वर्णों में बटा हुआ है। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊंचा था और इनके कर्तव्य माने जाते थे। अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ और दान
ये इनके काम थे ब्राह्मणों के, आज भी यही है, अध्ययन कराना, अध्यापन कराना, यज्ञ करना, दान करना, कर्मकांड करना, ये आज भी ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मणों को ऊंचा स्थान था गुप्त काल में। उसके बाद आता है आपका क्षत्रिय का कर्तव्य। तो क्षत्रियों का पता है आपको, क्षत्रियों का काम है राष्ट्र की रक्षा करना, ठीक है। फिर वेश्य, वेश्य बनियों को कहते हैं, तो वेश्यों का काम है व्यापार और वाणिज्य करना, ठीक है। और शूद्र का काम है सेवा करना। तो शूद्र में ये आपके हरिजन वगैरह जो हैं ये परिवार आते हैं और इनका काम है सेवा करना। तो गुप्त वंश के समय जो है सबसे ऊंचा माना गया ब्राह्मणों को, ठीक है। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म पर आधारित होकर नहीं था, जन्म पर ही था। यानी वर्ण जो है जिस जाति में ये पैदा होते थे उसी जाति के अंतर्गत इनका जो वर्ण फिक्स होता था, गुण और कर्म को देखकर इनका वर्ण फिक्स नहीं होता था। इस समय स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। वही धार्मिक कृत्यों में पति के साथ पत्नी अनिवार्य रूप से उपस्थित होना जरूरी था। कोई भी धर्म का यज्ञ का कार्य वगैरह करते हैं, नांगल वगैरह करते हैं, तो उसमें महिला का यहाँ सम्मान था पूरा। स्त्री शिक्षा भी प्रचलित थी, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही आप देखिए प्रदा प्रथा यानी घूंघट प्रथा नहीं थी, महिलाएं पूरे सम्मान के साथ रहती थी और अपने पति के धार्मिक कार्य में सहयोग करती थी। उसी प्रकार 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन यहाँ पर बताया गया है। 8 प्रकार के विवाह गुप्त काल में होते थे। और स्वयंवर, स्वयंवर जानते होंगे आप, अपने पसंद का पति चुनना। तो स्वयंवर प्रथा भी जो थी वो यहाँ पर प्रचलित थी, ठीक है। गुप्त काल में मिश्रित जातियाँ मूर्धावक्षित और मूर्धावक्षित, करण, अम्बष्ट और पार्श्व, ये बहुत जातियाँ उग्र जातियाँ थी, झगड़ा करने के लिए तैयार रहती थी। ये मिश्रित जातियाँ हैं। करण, अम्बष्ट, पार्श्व ये उग्र जातियाँ थी। उसके बाद कायस्थ, कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था और परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आया, एक जाति के रूप में अस्तित्व में देखने को ये मिला। और इसके बाद एक जाति के रूप में हमने इसको देखा। उसके बाद है ये कि गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण देखने को मिला, नारी का आदर्श चित्रण दिखाया। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर पत्नी का पहला अधिकार होता था। ये बहुत अच्छी बात गुप्त साम्राज्य के दौरान देखने को मिली कि अगर किसी के पुत्र नहीं है तो उसकी पुरुष की पूरी संपत्ति पर पत्नी का ही अधिकार माना गया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि गुप्त साम्राज्य में महिला का क्या स्थान रहा है, तो आप उस पर टिप्पणी लिख सकते हो ना, कि किस प्रकार महिला का सम्मान है, प्रदा प्रथा नहीं है, पुरुष की संपत्ति, पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पूरी पत्नी को मिलेगी, आदर्श नारी का चित्रण है, धार्मिक कार्यों में पत्नी अपने पति के साथ बैठती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आपका ये एक लघुत्रात्मक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले ऊपर देखिए, ये चित्र देखिए आप, संस्कृति के अंतर्गत समुद्रगुप्त द्वारा सोने का सिक्का जारी किया गया है। स्वर्ण मुद्रा है, ये सोने का सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त ने, आप देख सकते हैं, वीणा बजाते हुए अपना सिक्के पर अपने एक चिन्ह दिलाया है। और सिक्के के दूसरी ओर लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम। ये उपाधि समुद्रगुप्त ने दी थी खुद को, अश्वमेध यज्ञ करवाया था तब, और वीणा बजाने का, ललित कलाओं का उसका शौक था, इसलिए उसने सिक्के पर ये चिन्ह दिखाए। उसके बाद आप देखिए दूसरा, ये है आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा सोने की मुद्राएं जारी की थी। समुद्रगुप्त का बेटा ही है चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इसको शकों पर विजय प्राप्त करने के लिए बोला था। ये आपका एग्जाम का 1 नंबर का क्वेश्चन भी है। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी सोने के सिक्के जारी किए, उसमें भी उसने सिक्कों पर अपनी कुछ मुद्राएं प्रचलित करवाई, ठीक है। इसके बाद देखिए आप वर्धन वंश के बारे में हम जान लेते हैं। बहुत ही छोटा सा साम्राज्य है लेकिन इसके राजा बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। वर्धन वंश जो है, इसका दूसरा नाम पुष्यभूति वंश भी बोला गया है। वर्धन वंश एक छोटा सा वंश है और पुष्यभूति वंश के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है कि एक थानेश्वर, हरियाणा के पास जगह है थानेश्वर, क्या नाम है, दिल्ली के पास थानेश्वर है, वैसे थानेश्वर हरियाणा में आता है, दिल्ली के निकट है ये। इसमें इस समय थानेश्वर में पुष्यभूति नाम का एक राजा था जो शिव जी का उपासक था, ठीक है, शिव का उपासक था ये पुष्यभूति, थानेश्वर के निकट पुष्यभूति, इसी के नाम से ही पुष्यभूति वंश शुरू हुआ और वंश का प्रारंभ हुआ। इस वंश में 3 राजा पैदा हुए, 3 राजा हुए पुष्यभूति वंश में, ठीक है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और तीसरा राजा कौन है आपका,
तीसरा राजा है आपका हर्षवर्धन। तो प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा बेटा प्रभाकर वर्धन मर जाता है और उसके सिंहासन पर उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ता है और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा, बंगाल का गौड़ शासक है शशांक, 606, तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 में राज्यवर्धन का जो है वो क्या करना पड़ता है, युद्ध के दौरान इसकी हत्या कर देता है, ये वध कर देता है। समझ में आ रहा है? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा राज्यवर्धन गद्दी पर बैठता है। राज्यवर्धन युद्धों में उलझता रहता है, युद्ध लड़ता रहता है सत्ता को संभालने के लिए, और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है बंगाल का राजा शशांक। तो अब शशांक से बदला कौन लेगा? राज्यवर्धन का बेटा हर्षवर्धन। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट हीरो कौन है? हर्षवर्धन। वो हर्षवर्धन ही है जो बंगाल के राजा शशांक से युद्ध करेगा और उसे युद्ध में हराएगा। आगे देखिए, उसके बाद उसका छोटा भाई क्योंकि राज्यवर्धन तो 606 में ही मर गया है शशांक के द्वारा, और उसके बाद छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बना और 40 वर्ष तक हर्षवर्धन राज्य करेगा और अपनी कीर्ति का विस्तार करेगा। ठीक है, वह निसंतान था, इस हर्षवर्धन के खुद की कोई संतान नहीं थी, अतः हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ही पुष्यभूति वंश का भी अंत हो जाएगा। ठीक है, जिस समय हर्षवर्धन सिंहासन पर बैठा उसके राज्य की स्थिति संकटपूर्ण थी। गोंड का राजा शशांक जो था उसने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध किया था, अपन पढ़ चुके हैं ये बात तो। ठीक है, और इसकी एक बहन भी थी, मतलब 3 भाई थे, मतलब प्रभाकर वर्धन के 2 बेटे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बहन थी जिसका नाम है राजश्री। ठीक है, तो राजश्री जो है इसकी शादी कर दी जाती है वाकाटकों के राजा रुद्रदामन से, और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए, लेकिन जो रुद्रदामन है उसकी भी मृत्यु हो जाती है शशांक के माध्यम से। इस शशांक उसकी भी मृत्यु कर देता है, और इसकी बहन जो है वो जंगलों में पागल होकर घूमती है, और उसकी फिर तलाश में ये हर्षवर्धन जाता है, उसके साम्राज्य को संभालता है, अपनी बहन का पता लगाता है और उसके राजश्री के प्राणों की रक्षा करता है। और किसी अज्ञात स्थान पर राजश्री चली जाती है इस दौरान पति के मरने की वजह से। हर्षवर्धन अपनी बहन को ढूंढ निकालता है, और उसके बाद कामरूप कहाँ आता है आपका? कामरूप आता है आपका असम में। कामरूप का नया नाम असम है। तो कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके असम का राजा है, कामरूप का राजा है भास्कर वर्मा। तो भास्कर वर्मा से शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेजता है, और दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा है पुलकेशन द्वितीय। तो चालुक्य वंश के राजा पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर उसको युद्ध में हराया। किसको? शशांक को। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं आप देख सकते हैं। उत्तर में हिमाच्छादित, दक्षिण में नर्मदा नदी के किनारे, पूर्व में गंजाम, और पश्चिम में इसकी सीमाएं, पश्चिम में वल्लभी तक इसकी सीमाएं, यानी इसने चारों सीमाओं पर राज किया है। ठीक है, उत्तर में हिमाच्छादित यानी हिम से आच्छादित इलाका इसका है। उसके बाद दक्षिण में नर्मदा नदी है, और उत्तर में हिम आच्छादित पर्वतों में, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में गंजाम जिला, और पश्चिम में वल्लभी तक हर्ष की सीमाएं, यानी पूरे भारत पर इसने राज किया है। और कन्नौज इसकी राजधानी रही है हर्षवर्धन की। तो एग्जाम में यही पूछा गया है, हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? कन्नौज। तो विशाल साम्राज्य की राजधानी कन्नौज रही है। हर्ष ने भी अपने आप को एक पदवी धारण की है, पूरे भारत का राजा है तो पदवी देना बनता है। तो हर्ष ने अपने आप को बोला है कि आप मुझे हर्ष नहीं बोलोगे, आप मुझे बोलोगे महाराजा धीराज हर्ष। तो हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। साथ ही हर्ष को आप देख सकते हैं, ये शिव का और सूर्य की उपासना करता था। तो शिव जी का और सूरज भगवान की ये उपासना करता था। बाद में जब इसकी बहन का पति मर जाता है, और ये इसकी बहन जो है वो अपनी सुध बुध खो बैठती है और जंगलों में चली जाती है। तो जब अपनी बहन को ढूंढने के लिए निकलता तो उस दौरान इसे एक बौद्ध व्यक्ति मिलता है, और वो बौद्ध व्यक्ति इसे अपनी बहन के बारे में बताता है।
उसी दौरान इसे बौद्ध धर्म में भी इंटरेस्ट आ जाता है और ये बौद्ध धर्म अपना लेता है। और बौद्ध धर्म में ये एक महत्वपूर्ण दानी राजा है भाई। तो बौद्ध धर्म के दौरान ये हर 5वें वर्ष कितने वर्ष, हर 5 साल बाद ये प्रयाग इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के संगम, जहाँ पर गंगा और यमुना नदी दोनों मिलती है, इलाहाबाद का नया नाम क्या है, प्रयाग। तो जहाँ पर गंगा और यमुना नदी मिलती है, यहाँ पर यह हर 5 वर्ष में एक प्रोग्राम करता है, एक महोत्सव करता है। और हर 5 वर्ष के अंदर ये अपनी जितनी भी चल अचल संपत्ति है सब दान में करके आ जाता है। यहाँ तक कि अपने तन का कपड़ा भी दान में कर देता है और अपने तन को ढकने के लिए अपनी बहन से सिर्फ एक वस्त्र लेता है। तो ये बहुत महान राजा है, बहुत दानवीर राजा है। इसके जैसा राजा कोई आया नहीं है जो हर 5 साल में एक प्रयाग के अंदर एक उत्सव करता है और अपना पूरी संपत्ति हर 5 साल में अपनी पूरी संपत्ति दान में दे देता है। ये तन का कपड़ा भी दान में दे देता है और एक कपड़ा अपनी बहन से मांगता है ये। तो चीनी, अच्छा उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासन काल में कौन आया। तो चीनी यात्री हैंसांग छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय तो फायान आया और हर्षवर्धन के समय हैंसांग चीनी यात्री आया। और उसने इस समय एक किताब लिखी थी, किताब का नाम है CU की, क्या नाम है, CU की। ये किताब इसने लिखी, किसने, हैंसांग ने लिखी ये किताब और इसने समस्त जानकारी दी। अब आप आगे देखिए भारत का नक्शा। आप देखो हर्षवर्धन का साम्राज्य है ये। उत्तर भारत में आपको पता है कश्मीर, गुजर, कन्नौज इसकी हर्षवर्धन की राजधानी है कन्नौज। और पाटलिपुत्र, पटना, कर्ण, स्वर्णा ये गुजरात, वल्लभी में भी इसका। तो पश्चिम में वल्लभी तक, पाटलिपुत्र, कर्ण, स्वर्णा तक, असम कामरूप तक और नीचे चालुक्य, कलिंग, पल्लव, चोल, यहाँ तक कि पूरे भारत पर इसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो आपको ध्यान रखना है कश्मीर, वल्लभी, कन्नौज, गुजर, चालुक्य, पल्लव और चोल और ये कलिंग, ये हर्षवर्धन का साम्राज्य रहा है। इसके कोई पुत्र नहीं था, तो इसकी मृत्यु के बाद ही इसका जो वर्धन वंश है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। तो ये देखिए आप, सम्राट एकमात्र ऐसा राजा है ये जो हर 5 साल में अपनी पूरी चल अचल संपत्ति जो है वो दान में दे देता है। तो एक महान राजा है हर्षवर्धन, इसके जैसा राजा इतिहास में दूसरा कोई नहीं आया। ठीक है।